Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind and Vande Mataram, my dear. And welcome to Maheshan IAS digital platform once again. आपने दो लाइनों का बहुत जिक्र सुना होगा कि जो खानदानी अमीर हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। दोस्तों, भारत एक खानदानी जगह है, यहां पर खानदानी लोग रहते हैं, बड़प्पन हमारे खून में है, हम किसी को कोई एहसान नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा है कि अगर उसको कोई अपने यहां खाने पर भी बुला ले तो दोस्तों गांव में वो किसी को बोलने नहीं देता कि पता है कहां खाना खा के आया हूं, लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका का राष्ट्रपति, और हम अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन भी नहीं उठाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 4 से 5 बड़ी अपडेट लेकर आया हूं एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर करना, महेशन आईएएस से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक सच्ची न्यूज जो भारत के परिप्रेक्ष्य में होगी आपके सामने एक एक धागा खोलकर रखूंगा। पीछे आप एक इमेज देख रहे होंगे, यह इमेज है दोस्तों ड्रोन्स की। यह इमेज है हमास में हमले हुए उन गाजा के लोगों की जिन्होंने, हमास के लोगों ने इजराइल को मारा था, और वही अटैक प्लान किया गया भारत के लिए। लेकिन इस बात की पुष्टि उस समय नहीं हो पाई। उस समय तो आपको पता है भारत में कैसे लोग रहते हैं। अभी तो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन में यह बताया है कि यह सुसाइड अटैक था, यानी आतंकवादी, यह फिदायनी हमला था, और केवल हमले की बात नहीं थी, बात यहां थी ड्रोन अटैक की, रॉकेट अटैक की। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहां 10-12 लोग मर गए। उसके बाद जब लोग, मीडिया, पुलिस उनको बचा रही थी, उसके बाद वहां ड्रोन से हमला करना था, वहां रॉकेट से हमला करना था उन बचाने वालों पर, और ऐसे 4-6 जगहों के हमले पूरे देश में दहशतगर्दी कर देते। यानी बाहर निकलने से डर लगता, लोगों को बाजार जाने से डर लगता। शादी का ड्रोन अगर ऊपर चलता तो लोग डर के घर में घुस जाते कि इसमें बॉम्ब होगा। और यही क्या होती है, मानसिकता होती है आतंकवादी की कि वे अपने आप को ऐसे चाहते हैं कि हमसे लोग डरें। डरे तो हम किसी के बाप से नहीं, हम भारत के निवासी हैं, तेरी तो बिसात क्या है, ध्यान रखिएगा। एनआईए पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेशन पर लगा हुआ है मेरे दोस्त। और फिर आज एक लड़के को पकड़ लिया जिसका नाम दानिश है, ध्यान रखना। और वो कौन है दानिश? वो दोस्तों इसका मित्र है। इसका एक वीडियो सामने आया जिसको देखकर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। देखिए इसने क्या कहा है, यहां देखिए। आत्मघाती बम विस्फोट के बारे में एक गलत धारणा है, यह शहीद होने का ऑपरेशन है। आप कहते हैं ना आतंकवादी कैसे बन जाता है, इनमें बुद्धि नहीं होती क्या? ये समझते नहीं है कि ये तुम्हारा यूज कर रहे हैं। अगर इनमें बुद्धि होती तो ये आतंकवादी बनते ही नहीं। इनको ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऊपर तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, यानी जिंदा रहते इनको कोई बात नहीं बताई जाती। इनको मरने के बाद क्या क्या मिलेगा उसको ऐसी तरीके से पेश किया जाता है कि ये उसके फैसिनेटेड हो जाते हैं कि मरने के बाद ये मिलेगा, और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम मरेंगे नहीं। तो मेंटालिटी क्या बनती है कि हमको मरना है। देखिए ना ब्रेन वॉश का तरीका, कि इनको हर चीज मरने। भाई साहब, आप एक मदरसे का वीडियो देखिए, छोटा बच्चा 10-12 साल का, उससे पूछ रहे हैं बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कि नहीं हमको बनना नहीं है, पढ़ लिख के ये जो स्कूलों में लोग पढ़ रहे हैं वो तो लोग पढ़ लिख के इनकी नौकरी लगेगी, ये पैसा कमाएंगे। पैसा हमको नहीं चाहिए भाईजान, हमको मरना है। वो कह रहा बेटा ऐसी क्यों बात कर रहे हो कि हमको मरना है? इसलिए क्योंकि हमारे जो हमको पढ़ाया जाता है उसमें सारी चीजें मरने के बाद ही मिलेंगी, जिंदा रहते कुछ नहीं है। अब देखिए कैसे ये ब्रेन वॉश नहीं होंगे, कैसे आतंकवादी नहीं बनेंगे, कैसे विस्फोट नहीं करेंगे। और मरना, अगर अकेले मर गए तो तुम्हारी मौत वो शहीदी नहीं है। अगर आप 10, 20, 50 लोगों को लेकर मरे तो तुम्हें उतना ही सम्मान मिलेगा मरने के बाद। यह ब्रेन वॉश का तरीका है, समझा रहा हूं आपको। आप अगर बहम में हो कि आतंकवादी बनता कैसे है, देख लीजिए दोस्तों। यह बंदा क्या कह रहा है, वीडियो रिलीज हुआ है इसका। यह कह रहा है कि बम विस्फोट करने के साथ मुझे कुछ आदमी मारने थे। क्यों? क्योंकि यह ऑपरेशन मरने का जो फिदायनी था, यही हमारे शहीद होने का ऑपरेशन है। इसके साथ का एक आतंकवादी फिर पकड़ा है, किसने? एनआईए ने। और दोस्तों वो अब तार खोल रहा है कि कैसे भारत के ऊपर ड्रोन और रॉकेट से अटैक की प्लानिंग थी। रॉकेट से हजारों रॉकेट, कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे हमास वालों ने इजराइल को 7 अक्टूबर वाले दिन, जिसको भूलता नहीं है इजराइल, हजारों लोगों की दोस्तों लाशें बिछ गई थी इजराइल के अंदर। इतना बड़ा हमला था यह हमला। अब यह हमला क्यों तैयार कर रहे थे? भारत से युद्ध चाहिए इसीलिए ना, क्योंकि भारत ने कहा है कि आतंकी हमला हम वॉर मानेंगे। ध्यान से समझिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 32वीं मीटिंग में नॉर्थन जोनल काउंसिल में कहा है, बहुत क्लियर शब्दों में कहा है, देख लीजिए आप, कि जम्मू कश्मीर एंड 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द मीटिंग। जो दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में लोग शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा और कहा कि अगर ये आतंकवादी पाताल लोक में भी होंगे, दे आर हाइडिंग देयर सेल्फ इन द हेल इवन,
वी विल फाइंड देम, हम उनको पाताल लोक से भी ढूंढ लेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, और उनको ऐसी सजा देंगे कि नजीर पेश होगी कि दुनिया जान रखेगी कि भारत पर आतंकवादी हमले का क्या नतीजा होता है। ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों वहां कहा है, यहां देखिए, ये जो उमर नबी है, इसके साथ का एक बंदा है दानिश, उसको अरेस्ट किया है। अब एजेंसी उसको पूछ रही है, रेड फोर्ट ब्लास्ट एनआईए अरेस्ट उमर नबी अनदर एडी हु वाज इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफाइंग ड्रोन्स ट्राइंग टू मेक रॉकेट्स। ड्रोन्स को और रॉकेट्स को बनाने की प्रक्रिया में था, जिससे भारत के ऊपर जैसे ही कोई हमला हो, लोग मरे, लोग बचाने आए और उनके ऊपर दोबारा ड्रोन से और रॉकेट से हमला हो, जिससे इतना आतंकी डर बन जाए देश के अंदर कि लोग बाहर निकलने से डरे। दोस्तों ये लोग कहां के हैं? ईमानदारी से झांकिए अपने अंदर, ये लोग कहां के हैं? एक अनंतनाग का आदमी है, एक पुलवामा का आदमी है, कोई श्रीनगर का आदमी है। ये कहां पे है? ये भारत में है, ये भारत के लोग हैं। आप देखिए इस फ्रंट को पहचानिए। आप जो 0.5 फ्रंट है, जिसके बारे में डोभाल साहब बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन वॉर में लोग तलवारों से आमने सामने लड़ते थे, जीत का फैसला हो जाता था किसमें कितनी दम है। सेकंड वॉरफेयर में लोग बंदूकें चलाने लगे। थर्ड वर्ल्ड वॉरफेयर में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन वर्ल्ड वॉरफेयर है, उसमें क्या है? उसमें दुश्मन सोसाइटी के अंदर है। वो जानता है कि मेरा दुश्मन कौन है, वो अपने दुश्मन को पहचान ले रहा है कि ये दुश्मन है मेरी, ये जनता। लेकिन हम अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अंदर बैठा है। अगर हम ये कर लेंगे, इतना इंटेलिजेंस टैक्टिक्स डेवलप कर लेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, तो भारत में हम मिटा देंगे, खात्मा कर देंगे अपने दुश्मन का सिविल सोसाइटी से। आप एनएसए की बात सुनिए ना, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है 10 साल से ज्यादा से, उसने कहा मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं एक बार यात्रा कर रहा था और मुझसे कहा गया, एक आदमी भूखा मर रहा था, उसको जापानीज खाना नहीं दे रहे थे। मैंने उनको डांटा कि इसको खाना क्यों नहीं दे रहे हो, तो दोस्तों उसने मेरे से कहा मैं खाना छोड़ दूंगा और इसको खाना भी दे दूंगा, लेकिन तुमने जापान के बारे में एक शब्द बोल दिया तो यही खोद के गाड़ दूंगा और पानी में फेंक दूंगा, यही के यही। यानी ये एक्सट्रीमिज्म होना चाहिए अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जहां पे आप रहते हैं, कि मेरे देश के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये जब जज्बा आप में भारत के प्रति आएगा, कोई सपोला आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा सिविल सोसाइटी में। ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां देख लीजिए दोस्तों, ये और ये दोनों कौन है? ये पमेलियन है। ये जर्मन शेफर्ड भी नहीं है, ये पमेलियन है, और इन दोनों पमेलियंस को इसने पाला हुआ है। अब भारत जानता है कि जब भारत लड़ाई करेगा तो ये इंटरवीन करेगा। इसकी बहुत आदत है फोन पे बात करने की, कुछ भी बयान देगा तो भारत को इसको भी सही करना है, इसको भी झेलना है, क्योंकि इन दोनों को रस्सी डाल के घुमाना है ना, तो इसको पहले टैकल करना होगा। उसके लिए टैकल कर दिया, मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देख लीजिए, ये दोनों कहते हैं हम आपकी बेटी के साथ फोटो खिंचा लें क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा, पाकिस्तानियों को लगेगा कि हम भी मतलब मिलके आए हैं अमेरिका में। ये इनकी औकात है ये। और दोस्तों इसके बाद इनका, ये अभी अमेरिका को जानते नहीं है। हेनरी का स्टेटमेंट भूल गए ये, कि अमेरिका से दुश्मनी खतरादायक है, लेकिन उससे दोस्ती अपनी मौत को बुलावा देना है। यह हेनरी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये लोग भूल गए इस बात को। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका की एक ही रणनीति रहती है कि मुझे पैसा चाहिए, डील चाहिए, कैसी भी डील हो। ये देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील इन फाइनल स्टेज, टैरिफ टू बी कट, न्यू दिल्ली टू इंपोर्ट सोयाबीन एंड कॉर्न। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में गुस्सा भी होंगे कि हम यूएसए से डील क्यों कर रहे हैं। एवरीथिंग कम्स अंडर द जियोपॉलिटिकल गेम। हमको पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलानी है, हमको बांग्लादेश को उसकी हैसियत याद दिलानी है। उसके लिए हमें अमेरिका से डील करनी होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से क्या खरीदता है? कुछ नहीं। बांग्लादेश अमेरिका से क्या खरीदता है? कुछ नहीं, हैसियत ही नहीं है। लेकिन भारत खरीदेगा, भारत पैसे देगा। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने भी तो वो एक पैक्ट किया था, ये दोनों दिखाने गए थे सूटकेस में, वो एमओयू था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी वहां पर इन्होंने दावा किया है कि यहां मिनरल्स हैं, यहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, लेकिन वहां है नहीं। ये जियोपॉलिटिकल सर्वे, ये जियोग्राफिकल सर्वे अमेरिका ने भी बता दिया, पाकिस्तान ने बता दिया कि वहां कुछ है नहीं। इन्होंने केवल दावा किया है कि भाईजान आप खो दिए तो उन्होंने कहा चलो देखेंगे, ये था वो। लेकिन भारत डील करेगा, भारत फेंकेगा पैसे और कहेगा तुझे पैसे चाहिए ना, पैसे रख, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब तू सिर्फ फोन पे बात करना, बीच में मत आ जाना, क्योंकि फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा तेरे खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए। ये भारत का स्टैंड है। देखिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब आप कहेंगे कि यूएस से क्यों डील कर रहे हैं? डेयरी प्रोडक्ट में कोई डील नहीं है। हमारे यहां पर क्या आएगा? केवल कॉर्न आएगा, हमारे यहां पर सोयाबीन आएगी, वो भी कैसी आएगी? ओरिजिनल, यानी जीएम क्रॉप्स नहीं आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं आएंगे। हमने साफ मना किया है। वो धीरे से कहेगा कि 5% तो जीएम क्रॉप ले लो, तो हमने कहा 5% दे दे, लेकिन वो कहां जाएंगे? वो जीएम क्रॉप जो 5% आएंगे वो यहां जाएंगे, ध्यान रखना। ये क्या है? ये पेट्रोल है, ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडिंग। यहां पर 20% ब्लेंडिंग रहेगी पेट्रोल के साथ इथेनॉल की। ये कहां से बनेगा? ये इन्हीं से बनेगा, मक्का से, गन्ना, सोयाबीन, इन्हीं सबसे बनता है इथेनॉल। और इससे किसका फायदा होगा? एक तो वातावरण का फायदा होगा, यानी बूस्ट टू द एनवायरमेंट,
और एक इस आदमी का भी फायदा होगा, गडकरी भी खुश रहेगा। हालांकि यह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हरदीपपुरी के अंदर है, लेकिन गडकरी क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की जो कंपनी है दोस्तों वो इथेनॉल बनाती है, तो इथेनॉल यहां पर जाएगा, वो रॉ मटेरियल, और वहां से इथेनॉल बन के पेट्रोल में मिलेगा। ठीक है, तो भारत का गेम सेट है कि इसको बिजनेस देना है, बात खत्म हो गई, हमारे टैरिफ कम होंगे, हम इसका इंपोर्ट करेंगे, उससे इथेनॉल बनाएंगे, पेट्रोल चलेगी, और पाकिस्तान को जब मारेंगे तो अमेरिका सिर्फ यह कहेगा कि हां आवाज नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही मुनीर क्योंकि मुनीर उसके कहने पर भारत को ललकार रहा है, मुनीर तेरे सर पर मौत नाच रही है, तू समझ नहीं पा रहा। भारत में आपको एक चीज और बता देता हूं, ये देखिए, इस्लाम डज नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू सिंग वंदे मातरम एंड देयर इज अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और वंदे मातरम गाना मुस्लिम के उसमें नहीं है। देखिए, यह उन मुसलमानों की बेइज्जती है जिस मुसलमान ने, यह कौन है दोस्तों? रहीमतुल्लाह एम सयानी। यह वो बंदा है जो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर साहब इस गाने को गाते हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा हुआ है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इस गाने को रहीमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में टैगोर साहब गाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ लिखे हुए गाने को, 1896 कोलकाता अधिवेशन। और आज मुस्लिम कहता है कि वंदे मातरम गाना हमारे लिए हराम है। यह कब से हुआ है? जब से जिन्ना पैदा हो गया अंदर, 1937। जब से जिन्ना ने जो बीज बोया है वो पूरे पाकिस्तान में है, और उसके कुछ रहनुमा इधर भारत में भी रहते हैं, मुंह पर नकाब लगाकर रहते हैं, और तब से वंदे मातरम हराम कर दिया। अब छोटा बच्चा है, मदरसे में उसको बताया जा रहा है वंदे मातरम गाना हमारे धर्म के खिलाफ है, क्या वो नहीं सीखेगा हमारे धर्म के खिलाफ है? आगे चल के क्या करेगा वो कि जो वंदे मातरम गा रहे हैं वे हमारे दुश्मन हैं। इसी के खिलाफ सरकार ने मुहिम चलाई है कि जो वंदे मातरम को दुश्मन मानते हैं, पहले ही इसके साथ गलत हो चुका है, पहले ही नेहरू जी ने उसमें से सारी पंक्तियां काटी जा चुकी हैं, अब वंदे मातरम के साथ गलत होता है तो रास्ता खुला हुआ है, पूरा एलओसी ओपन है तुम्हारे लिए, जा सकते हो कहां? पाकिस्तान। अगर भारत में रहना है तो एक छत्र राज्य के नीचे रहना होगा, क्योंकि भारत अब वो चीज नहीं सहेगा जो वो सहता हुआ आया है। बहुत हो गया, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये देखिए, ये सिगरेट पीने के चक्कर में पहले भारत के कई जख्म लगे हुए हैं जिनको हम आज तक सिलने का प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग सिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जख्म अंदर हैं, अंदर की दवाई नहीं मिल पा रही है, बार बार कोई कुरेद रहा है उनको, यह हमको समझना होगा। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, यह रॉकेट बनाने की तैयारी चल रही थी, किससे दोस्तों? ड्रोन अटैक्स के साथ रॉकेट बनाने की तैयारी चल रही थी। भारत को इजराइल की तरह दहलाना था, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इतनी हल्की नहीं है, उसने तुरंत इसको डिकोड किया, और आज दोस्तों ध्यान रखना, यह अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। यहां देख लीजिए आप, यह हिस्सा इधर आएगा, क्योंकि यह चौड़ा करना है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो यूनिस है ना, उसने अपने सर पर कफन बांधा हुआ है कि मुझे भारत से पिटना है, और जब कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर गाली देगा तो फिर उसको दरवाजे पर ही पीटना पड़ता है, फिर उसके घर में घुसने की जरूरत नहीं है, दरवाजे पर ही गिराओ उसको। भारत यह करने जा रहा है, आप भारत के साथ बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, आप देखना क्या मंजर होगा, भारत कैसा करतब दिखाएगा, क्या पराक्रम दिखाएगा। आपके दिल से एक ही चीज निकलेगी, सल्यूट टू इंडिया, जय हिंद, वंदे मातरम।